नमस्कार एंड वेलकम बैक। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग भारत में हो रहा है और वही चीज अमेरिका में भी हो रही है। मैं आपको कुछ तथ्य रखूंगा, डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप देखिए क्या हो रहा है, बड़ा अजीब सा काम है। बीजेपी वेस्ट बंगाल को जीती 2026 में, और पहली बात क्या होती है कि गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करती है कि हम ये काम करने वाले हैं, और इमीडिएटली थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों की वीडियोस आनी शुरू होती हैं कि वो वॉलंटरली वो कंट्री को छोड़कर वापस बांग्लादेश की तरफ वो जा रहे हैं। ये ऐसे कैसे हो गया भाई? हमारे भारत के अंदर तो हर गली में इनके सिंपैथाइजर्स हैं जो इनको रखने के लिए तैयार हैं। ऊपर से आपको मालूम है कई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कई ऑपोजिशन लीडर्स भी हैं जो इनको रखने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए आज मैं लिंक अप करूंगा आपके सामने केयरफुली कि जो भारत में हो रहा है उसका ट्रंप के साथ लेना देना क्या है। ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। कटना मुर्गे को ही है। मुद्दा यह है कि मुर्गा है कौन। अब आपको समझाता हूं, एंड तक आपको पता लगेगा कि मुर्गा कौन बन रहा है और मुर्गा है कौन। मई 2026 4 मई को वेस्ट बंगाल हमने जीत लिया, यानी कि बीजेपी ने जीत लिया। और हम कहां आते हैं? बीजेपी ने स्टेट इलेक्शंस को जीत लिया। उसके बाद उनकी जो एक पॉलिसी थी या प्रॉमिस था कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को बांग्लादेश से एंटर नहीं होने देंगे और जो हैं उनको बाहर फेंक दिया जाएगा। उसके लिए बॉर्डर को हम फिक्स करेंगे ताकि जो ये वोटर का जो लिस्ट है उसको क्लीन अप किया जा सके परमानेंटली 2029 के लिए। अब पहले हफ्ते में जैसे ही गवर्नमेंट बनती है, आप देखते हैं कि उन्होंने पॉलिसी बनाया 3 वर्ड्स का। डिटेक्ट करेंगे, डिटेन करेंगे और उनको डिपोर्ट करेंगे। जहां पर कोई भी कोर्ट कचहरी का चक्कर ही स्यापा खत्म कर दिया। जहां पकड़कर बीएसएफ को पकड़ाया, उनको बोल दिया छो छो निकलो यहां से, गंद के ढेर में जहां से तुम पैदा हुए थे। अब कुछ ही दिनों में, अभी तो गवर्नमेंट बनी है, हर रोज का ये आंकड़ा आ रहा है कि 5,000 10,000 लोग वो वॉलंटरली खुशी खुशी वो भारत को छोड़कर कह रहे हैं कि हम अपने देश वापस जाना चाहते हैं। भाई तुम जाना चाहते थे तो आए क्या करने? झक मारने आए थे? बट वो जा रहे इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं गवर्नमेंट ने पकड़ लिया या अगर बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने पकड़ लिया तो बायोमेट्रिक्स आ जाएंगे पूरे सिस्टम के अंदर, और अगर पकड़े गए तो दोबारा से वो भारत में एंटर नहीं कर सकते। इसलिए पकड़ने से पहले वो खुद ही वापस जा रहे हैं। बट इसका रिलेशन अब अमेरिका से कैसे है? आप देखिए अमेरिका में क्या हुआ। नवंबर 2024 यूएसए के अंदर ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को जीत गए। उनका भी सेंट्रल प्रॉमिस क्या था कि मैं अपना सदर्न बॉर्डर जो है उसको मैं बंद कर दूंगा और जो इलीगली अमेरिका में आए हैं उनको मास डिपोर्टेशन किया जाएगा और एक दीवार खड़ी की जाएगी। मोदी जी ने क्या बोला? हम भी यही करेंगे। हमने अपना वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है उसको सील करना है, मास डिपोर्टेशन की जाएगी और एक दीवार वहां पे या फेंसिंग वहां पर करी जाएगी। सेम टैक्टिक्स जो अमेरिका कर रहा है वही भारत ने किया। और अमेरिका के अंदर पहले हफ्ते में जब गवर्नमेंट बनी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इशू किया गया, मिलिट्री डिप्लॉय की गई बॉर्डर के ऊपर, डिपोर्टेशन की फ्लाइट्स बेड़ियां डालकर सारे कंट्री में उन्होंने लोगों को डिपोर्ट किया। हमने वो सारी चीजें देखी हैं। यानी कि जो मोदी जी आज कर रहे हैं वही चीज ट्रंप ने करी पहले। सेम प्लेबुक है, बस झंडे जो है दोनों कंट्रीज के डिफरेंट है, डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, तरीका दोनों का सेम है। और दोनों ही केसेस में एक क्वेश्चन है जो कोई पूछता ही नहीं है। ये मैं पूछता हूं आपसे, अगर बॉर्डर के ऊपर इतना बड़ा इश्यू था या इतना अर्जेंट था तो उसे ओपन रखा क्यों गया पिछले इतने सालों में? भाई डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे पहले टर्म में तब भी तो बॉर्डर ओपन था, तब बंद क्यों नहीं किया? करने की कोशिश करी लेकिन पूरा बंद नहीं किया। जब ये इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का मैटर है तो भारत के अंदर भी 12 साल सेंटर के अंदर तीसरी टर्म है, आपने इसको बंद क्यों नहीं किया? जब इसकी पूरी टीम ने, हमारी ने पूरी जब इसकी डीप रिसर्च करी, हम हक्के बक्के रह गए कि यार ये इतना बड़ा गेम है जो गवर्नमेंट्स हमारे साथ खेलती हैं। अब गवर्नमेंट ने कोई जानबूझकर ये एक्सीडेंटली प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं किया है, ना ही जानबूझकर ये जो हुआ है ये ऐसे हो गया। दोस्तों, गवर्नमेंट्स प्रॉब्लम्स को पहले क्रिएट करती हैं क्योंकि वो उनको सर्व करती है। उसके बाद जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है फिर ये सॉल्व करने शुरू करते हैं उसी प्रॉब्लम को जो इन्होंने खुद क्रिएट की होती है। क्योंकि जब जो उसका पर्पस है प्रॉब्लम का, अब उसका जो पर्पस है वो खत्म हो चुका है, इसलिए एक नया सॉल्यूशन दिखाया जाता है कि देखिए गवर्नमेंट कितना जबरदस्त काम कर रही है। मैं कोई मोदी जी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं, कुछ समझाने की बात कर रहा हूं कि मुर्गा एंड में मरना मुर्गे को है,
मुर्गा कौन है एंड में पता लगेगा आपको। ओपन बॉर्डर्स एक फायदे का सौदा है। उसके कारण होता क्या है, जो चीप लेबर है वो आती है कंट्री के अंदर, जो बिजनेसेस हैं वो लेते हैं इन चीप लेबर को ताकि प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। बिजनेसेस को जो है ये सपोर्ट क्यों करती है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यही बिजनेसेस हैं जो फंड करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेन्स को। जो ओपन बॉर्डर है वो प्रोड्यूस करता है, नए लोग आते हैं आपकी कंट्री में, उसके कारण जो नए लोग आएंगे उनको वेलफेयर की स्कीम्स दी जाती हैं अमेरिका के अंदर भी, और यहाँ पे ममता बनर्जी ने सारी स्कीम्स इन लोगों को दी ताकि वो वोट बैंक आपका बन जाए। अब ये तो हो गया जो मेजर मामला है। दूसरा काम एक और भी है कि कहीं ना कहीं जो बॉर्डर के एरियाज होते हैं वो पिछड़े हुए एरियाज होते हैं, वहाँ पे कोई रहना चाहता नहीं है। अब वहाँ पे लोग काम करने वाले चाहिए, तो डेमोग्राफिक जो गैप है वहाँ पे, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन हो जाती है, जो यंग पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी शहरों में काम करने लग गए, तो वहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग रह जाते हैं, उनको काम करने वाले लोग चाहिए, तो इन लोगों को वहाँ पे बुलाकर ये जो डेमोग्राफिक गैप है उसको भरा जाता है। अमेरिका के अंदर भी यही हुआ और भारत के अंदर भी यही हुआ। अब बीजेपी के ऊपर आते हैं। भाई जो ये मुद्दा था, आपने सिर्फ एक इलेक्शन का मुद्दा बनाया यहां पर कि भाई लोगों को दिखाया गया कि इलीगल्स आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 12 साल से हम सुनते रहे कि वेस्ट बंगाल के अंदर इलीगल्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, ये लोगों की नौकरियां हाथ से जा रही हैं। जब आप पावर में आएंगे तो हम रिमूव कर देंगे, ये बीजेपी ने प्रॉमिस किया था। यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको पहले क्रिएट किया गया, उसके बाद प्रॉमिस किया हम इसको रिमूव कर देंगे। जब आप सेंटर में तीसरी टर्म में हैं, आप पहले टर्म में भी इनको खत्म कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी के जो पावर्स हैं आपके पास, उसमें आप बॉर्डर स्टेट्स के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर हमारा ना भारत में फेडरल सिस्टम है, वहां पे स्टेट्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की पावर होती है। लेकिन ये जो पावर्स हैं, जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आए तब ये पावर्स छीन ली जाती हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, हमारा युद्ध शुरू हो जाए पाकिस्तान के साथ, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले केजरीवाल को पूछना पड़ेगा कि भी हमने पंजाब से निकलकर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करनी है, आप हमें परमिशन देंगे या नहीं देंगे? क्या जो ये पूरा का पूरा डिस्कशन है इतना एब्सर्ड नहीं है कि जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सेंटर के पास स्टेट की पावर्स को ओवर रूल करने का पूरी पावर्स है। तो इसलिए जो वेस्ट बंगाल है उसमें प्रीवियस गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 12-15 साल में इन्होंने कुछ किया ही नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट ने तो इवन फेंसिंग करने के ना जमीन दी ना ही पावर्स दिया, यानी कि बीएसएफ को एंटर तक करने नहीं दिया। बीएसएफ क्या स्टेट गवर्नमेंट से पूछकर एंटर करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछकर करेगा? ये कुछ मुद्दे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि जो काम हम 12 साल पहले कर सकते थे हमने क्यों नहीं किया। उसका रीजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती रही आपको? उन्होंने बोला हमने चिट्ठियां लिखी हैं, हमने मीटिंग्स करी हैं ममता बनर्जी के साथ, हमने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत की रियासत एक स्टेट गवर्नमेंट की छोटी सी गुंडी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट बोलती रही नहीं हम तो आपको एंटर नहीं करने देंगे। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी वीक हो सकती है? नहीं। जो फेंसिंग है वो टेक्निकली इम्पॉसिबल नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से वहां जाकर इस फेंसिंग को कर सकती थी अंडर द नेम ऑफ नेशनल इमरजेंसी पावर्स, लेकिन नहीं किया। नहीं किया क्योंकि मैटर क्या था? मैटर था इस मुद्दे को पेंडिंग रखना इन फ्रंट ऑफ द वोटर्स। पिछले 2 या 3 बार जो इलेक्शंस हुए वहां पर एक ही मुद्दा था, इलीगल्स आ रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, भारत खतरे में है, ताकि जब इलेक्शंस लड़े जाएं उसके अंदर एक फियर फैक्टर को आप क्रिएट कर सके। वो फियर फैक्टर इस बार इतना सर के ऊपर से पानी निकल गया था कि लोगों को सड़कों के ऊपर आना पड़ा। अब आते हैं कि किया क्यों? ये जो अनफेंसिंग है, जिसको बोलते हैं कि फेंसिंग करने नहीं दी या करी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने करने नहीं दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी नहीं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो ये इलीगल्स थे ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ये सर्व करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक मुद्दा चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को पावर में रहने के लिए इन इलीगल्स की जरूरत थी। अब सोशल मीडिया के ऊपर आउटरीच शुरू हो गया। किसने शुरू किया? जब ये इतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो बीजेपी का आईटी सेल खुद लग गया इसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि जी देखिए भारत खतरे में है। न्यूज चैनल शुरू हो गए, हमने भी बड़ी वीडियोस बनाई कि जो प्रॉब्लम है वो इलीगल्स हैं। और उसके बाद मिरेकुलसली 12 साल के बाद जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, यही सेंट्रल गवर्नमेंट एसआईआर करवाती है, 90 लाख लोगों का नाम कटवा दिया जाता है जस्ट बिफोर द बंगाल इलेक्शंस।
उसके बाद रीजन क्या दिया गया कि जो रजिस्टर्ड पीपल है जो वोट कर सकते हैं वो है सपोजिंग 8 करोड़, लेकिन वहां की जो एडल्ट पॉपुलेशन है जो वोट कर सकती है वो तो 8 करोड़ ही है, 7 करोड़ है। आपके पास 8 करोड़ की लिस्ट है, 7 करोड़ वहां पे होने चाहिए, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, यानी कि इसमें 1-2 करोड़ अनडॉक्यूमेंटेड एडिशंस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने कर दी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये पहली बार 2026 में आई थी या पिछली 2 बार इलेक्शन में भी थी? हमें मालूम था कि वहां पे करोड़ों लोगों के नाम ये डाले गए हैं ममता बानो की तरफ से जानबूझकर इलेक्शंस को जीतने के लिए, लेकिन हमें ये मालूम था कि कुछ हो रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना लोकसभा इलेक्शंस में, ना राज्यसभा के इलेक्शंस में या ये विधानसभा के इलेक्शंस में कोई किया ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पहले प्रॉब्लम को लार्ज क्रिएट करने दिया जाता है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आती है क्वाइटली कि हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारे पास एक मैजिकल स्टिक है, हम घुमाएंगे और ये ठीक हो जाएगा। यानी कि आप पहले इंक्रीज करने देते हैं प्रॉब्लम को, एक्सप्लोड करने देते हैं, उसके बाद आप जो इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो फिर मीडियाज बनानी शुरू होती है लोगों की कि देखिए जी गवर्नमेंट कितना जबरदस्त काम कर रही है, लेकिन हम वो भूल गए कि पिछले 12 साल में हमने कुछ किया ही नहीं जानबूझकर, एक सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल मुद्दा खड़ा रहे इलेक्शंस को जीतने के लिए। अब आते हैं कि बीजेपी आ गई, हमने इलेक्शन जीत लिया, अब देखिए हम हीरो बन रहे हैं, बीजेपी हीरो बन रही है कि भाई हमने देखिए आते ही पहले हफ्ते में हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और पिछले 12 साल में जो गवर्नमेंट ने काम नहीं किया वो हम सभी भूल गए। जो हजारों लाखों वहां पर जो हिंदू अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा, लड़कियों के रेप हुए, हम सब कुछ भूल गए सिर्फ एक हफ्ते में। दोस्तों इस तरह से ही काम हमेशा गवर्नमेंट्स करती हैं, ये कोई बीजेपी का प्ले नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं कि अमेरिका में भी यही प्ले है, भारत में भी है, और बाकी गवर्नमेंट्स भी, जितने दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं वो सारी इसी तरह से काम करती हैं। अब यूएसए के ऊपर देखिए कि जो यूएसए की बॉर्डर की जो स्टोरी है, सेम आइडेंटिकल लॉजिक है। वहां पर जो साउथ का उनका यूएसए का बॉर्डर है वो एक पॉलिटिकल इशू था, यूजफुल इशू था अमेरिकन पॉलिटिशियंस के लिए पिछले 10-20 साल से। वो जो मुद्दा है वो यूजफुल इसलिए था, और ये ऐसा नहीं है कि ना डेमोक्रेट्स हैं या रिपब्लिकन्स हैं वो इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन जो ब्रोकन बॉर्डर है वो सर्व करता है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को साइमल्टेनियसली। क्यों? जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स को चीप अनडॉक्यूमेंटेड लेबर मिलती है, उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होती है। यानी कि जो डेमोक्रेट्स हैं, जैसे भारत में टीएमसी है या कांग्रेस है, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको डेमोग्राफिक एक्सपेंशन से उनका वोटर बेस बढ़ता है, उनको लगता है कि मैं जीत सकता हूं। जो दूसरी पार्टी है जैसे बीजेपी है, इनको लगता है कि भाई एक इलेक्टोरल इशू है जिसके कारण हम जो है हमेशा इलेक्शन में जाएंगे, हमेशा बोलेंगे देखिए जी साउथ का बॉर्डर खोल दिया, ये जो अपोजिशन पार्टी है ये घटिया पार्टी है, ये देश से प्यार नहीं करते, ये एंटी नेशनल्स हैं। बट जो कुछ अमेरिका में हो रहा है सेम चीज भारत में हो रही है, बट बोथ साइड्स, जो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट में अपोजिशन में है, दोनों को एक नीड है कि ये जो प्रॉब्लम है ये एग्जिस्ट रहे। एक साइड को चाहिए ओपन बॉर्डर अपने वोट बैंक को इंक्रीज करने के लिए, और दूसरी साइड को ये ओपन बॉर्डर चाहिए ताकि वो ब्रोकन सिस्टम को दिखा दिखाकर वो कैंपेन करें कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये जो सिस्टम ब्रोकन है इसको हम फिक्स कर सकते हैं, और वो करना भी शुरू कर दिया। अब जो ऑर्डिनरी अमेरिकन हैं, भारतीय हैं, वो नहीं देखते इन चीज़ों को डीपली जाकर कि यार बात तो सही है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को कर सकती थी, लेकिन मुद्दा बनाने के लिए हमने काम नहीं किया। सफर किसने किया? अब आते हैं मुर्गे के ऊपर। मुर्गा कौन बना? वो ये बना कि जब वहां से इलीगल्स आए उन्होंने सस्ते में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं थे या अमेरिका के वो नागरिक नहीं थे। तो इसलिए जो अनडॉक्यूमेंटेड लेबर ने काम किया, उन्होंने यहां पर कंपटीशन को इंक्रीज किया। तो जो यहां का भारतीय है जो पहले अगर 100 रुपए कमा रहा था, सामने वाला 50 में काम करने के लिए रेडी है, तो जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का मालिक है, वो बोलता है भी मेरे पास 50 रुपए वाला आदमी है, तुमने 50 में काम करना है तो कर लो। इसलिए वेस्ट बंगाल में आज भी जो लेबर की कॉस्ट है वो पूरे भारत में सबसे सस्ती है। तो ये सारा काम किया गया, ये इसलिए किया गया ताकि वोट बैंक के जो सपोर्टर्स हैं वो अपने कंट्रोल में रहें। कॉस्ट किसने पे करी? कॉस्ट पे करी आपने, क्योंकि पॉलिटिकल अरेंजमेंट था ही आपको मुर्गा बनाने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जानबूझकर बीजेपी ने किया है, मैं ये बोल रहा हूं कि पूरे दुनिया में
इस तरह से ही काम होता है हमें पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। अब एक तो काम हो गया जो आपने ये किया है। अब एक बिल और पास हो गया। बिल का नाम क्या है कि हम बॉर्डर को क्लोज कर देंगे। और बॉर्डर को आपने क्लोज कर दिया, अब होगा क्या? जब बॉर्डर को क्लोज कर दिया जाएगा तो सारे इलीगल चले गए। अब सस्ते में काम करने वाला बंदा को रहा नहीं। अब आएगा आपको काम करना पड़ेगा। आपको काम करने की आदत नहीं है, खेतों में जाकर काम करने की। तो उससे होगा क्या कि एग्रीकल्चर के जो जैसे कटाई करनी है, आपको लेबर मिलेगी नहीं। मशीनों के लिए पैसे नहीं है क्योंकि हमारे जो फार्म के जो साइजेस हैं वो बहुत छोटे हैं। इससे जो अब आगे जाकर क्या होगा, वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे वहां पर प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाएंगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। क्यों? क्योंकि चीप लेबर अब है ही नहीं फार्म्स के अंदर काम करने के लिए। जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं वहां पर भी ये इलीगल्स अगर काम करते थे, अब वहां पर आपको लेबर नहीं मिलेगी। तो वहां पर भी आपकी कॉस्ट अब इंक्रीज होने वाली है क्योंकि दोबारा से अनडॉक्यूमेंटेड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वो भी चले गए। वेस्ट बंगाल के अंदर जो इंडस्ट्री है वो हमेशा से ही अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल्स को काम करवाने के बाद वो अपना काम करते रहे। अब वहां पर शॉर्टेज आने वाली है। फिर वही इंडस्ट्री वाला जो पहले गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, अब वो गालियां निकालेगा कि देखिए जी लेबर की शॉर्टेज है, हम यहां पर काम नहीं कर पा रहे। अमेरिका के अंदर वही चीजें हो रही हैं। आज अमेरिका के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या सेक्टर है, वहां पर डिपोर्टेशन के कारण वहां पर लेबर नहीं मिल रही और उनकी जो डोमेस्टिक फूड प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। नाम दिया गया कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं जिसके कारण ये फूड की प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है। नो, वहां पर लेबर नहीं है। यही प्रॉब्लम अब वेस्ट बंगाल में आने वाली है। पहली बात, इन्होंने ये डिजाइन किया कि ओपन बॉर्डर को बनाया जाए, उसके वजह से बेनिफिट एक्सट्रैक्ट किया। जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनकी सैलरीज को कम करवाया गया। और आज जब वो पर्पस पूरा हो गया, बॉर्डर्स को अमेरिका ने भी बंद कर दिया, भारत ने भी बंद कर दिया। अब एक नई प्रॉब्लम को खड़ा किया जाएगा कि ये प्राइसेस बढ़ गई, लेबर नहीं मिल रही, और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन कोई और निकाला जाएगा। ये इस तरह से हर साल, हर 5 साल में, 4 साल में कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसका फिर सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। अगली प्रॉब्लम जो आएगी वो है हाई प्राइसेस, लेबर शॉर्टेजेस, इकोनॉमिक डिसरप्शन। फिर इसका सॉल्यूशन ये निकालना शुरू करेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं आपको, लाइफ के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं वो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। वो पहले प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं और उसके बाद वो आपको बताते हैं कि देखिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसको सॉल्व कर नहीं सकता। हर सिस्टम, हर कंट्री में वो डिजाइंड है कि जो ये आउटकम्स हैं वो प्रेडिक्टेबल हैं, वो बनाए गए हैं ताकि आप भागते रहें अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। और ये इनको पॉलिटिशियंस को फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है मुर्गे को। मुर्गा है आप और हम। जो पॉलिसीज है अभी जो बनाई जा रही हैं, ये पहले बन सकती थी। बॉर्डर को पहले भी सील किया जा सकता था, हमने नहीं किया। और अब क्या होगा, ये जो सारा का सारा जो काम हो रहा है, इसमें बेनिफिट अभी भी पॉलिटिशियंस को है। सत्ता में टीएमसी नहीं है, बीजेपी आ गई, अब बीजेपी है, वो इसका सुख भोगेगी। प्राइस आप ही को पे करनी है। रीजन बीइंग, अब आपकी सैलरीज बढ़ने वाली हैं लेकिन काम जो है वो मिलने वाला नहीं है। आंसर एक ही चीज का है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो डिसीजन बनाते ही तब हैं जब इनका पर्पस पूरा हो चुका होता है। उससे पहले आराम से बैठे रहते हैं क्योंकि उनको मालूम है उनकी सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला। सेहत की असर होने वाला है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, जो मुर्गे हैं इनके लिए। जो ऑर्डिनरी वर्किंग पीपल हैं वो बेशक भारत के इस साइड हो या भारत के उस साइड, बॉर्डर के उस पार हो, प्राइस हम लोगों को पे करनी पड़ती है। पॉलिटिशियंस को ना उधर ना इधर, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा एक मोहरे की तरह वो यूज करते हैं और ये रियलिटी है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल इसलिए दिया है, नॉट बिकॉज कि मैं बीजेपी को कोई गालियां निकालने के लिए ये वीडियो बनाया है, नॉट एट ऑल। जो हम आज की डेट में काम कर रहे हैं वो जबरदस्त है। हमने बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया और इलीगल्स वापस जाने शुरू हो गए हैं। सिर्फ अगर 5,000 10,000 रोज के जा रहे हैं, दैट मीन्स महीने की 3 लाख लोगों की कैपेसिटी है। 3 लाख या 1.5 लाख 2 लाख लोग वो वापस जाएंगे। हमारे यहाँ पर 5 से लेकर 10 करोड़ हैं। अगर यही स्पीड रही तो साल के हुए 30 लाख, ये तो 30 साल लग जाएंगे। और 30 साल में तो इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को ऑलरेडी डबल ट्रिपल कर लेना है। तो कोई इतना भंगड़े डालने वाली बात नहीं है। ये अभी ऑप्टिक्स दिखाए जा रहे हैं कि देखिए 10-10 हज़ार लोग, 5,000 लोग वो वापस जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्रिएट की किसने, इसको बड़े होने किसने दिया? और अब आप दिखा रहे हैं कि सॉल्यूशन है। क्या इसको दिखाने के बाद आपको लगता है कि गवर्नमेंट 5 करोड़ या 10 करोड़ जितने भी हैं, ये कॉकरोच हमारे कंट्री में आए हैं, ये वापस चले जाएंगे? लगता है आपको?
या सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, कुछ दिनों की ये गर्मी है, उसके बाद मीडिया भी भूल जाएगी, आप भी भूल जाएंगे और प्रॉब्लम वहीं की वहीं वो पड़ी रहेगी। ये थॉट आपके लिए छोड़ता हूं मैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी 3 शैडो वॉर्स एट द सेम टाइम वो लड़ रहे हैं भारत के आसपास, और तीनों के तीनों एपिक प्रोपोर्शंस के हैं। 3 मैसिव जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक्स हैं जो एक टाइम पर किए जा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि 12 सालों के बाद हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा संज्ञान लेना शुरू किया है कि इसके ऊपर काम करना जरूरी था। मोदी जी पूरी ग्लोबल चेस बोर्ड को फ्लिप करने में लगे हैं, और मुझे लगता है कि शायद जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि अगले साल मोदी जी रिटायर कर जाएंगे, उससे पहले कुछ बड़ा काम मोदी जी करने की फिराक में हैं। वो बांग्लादेश के अराउंड हो, म्यांमार हो या पाकिस्तान हो। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सिंपल गेम नहीं है जो मोदी जी खेल रहे हैं। अब 3 न्यूज़ हैं जो एक टाइम पे आई और तीनों की तीनों इंटर रिलेटेड भी हैं। कौन सी हैं? पहला है कि हमारा जो स्पाई मास्टर है अजीत डोभाल जी, वो पहुंच गए रशिया में, और सडनली पुतिन जो है वो अपने सारे आर्म्स एंड एमुनेशन वो बेच देते हैं तालिबान को। डेडली एयर डिफेंस सिस्टम उनको दे दिया ताकि पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए और पैरालाइज किया जाए। यह है पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ है कि जो हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब तो ये हालत हो गई है वेस्ट बंगाल के अंदर कि अभिषेक बनर्जी, उसको आज लोगों ने जूते मारे हैं, अंडे फेंके उसके ऊपर, उसके कपड़े फाड़ दिए। ये तो उसने हेलमेट डाला हुआ था, वरना उसका मुंह भी तोड़ देते। ये जो गेट्स हैं वो हमने बांग्लादेश के साथ बंद किए, और अंदर जो हैं उनके भी जो गेट्स हैं जिहादियों के, वो भी बंद करते जा रहे हैं। ये दूसरी न्यूज़ है। और तीसरी, वो एब्सोल्युटली अनथिंकेबल है। म्यांमार का जो मिलिट्री का प्रेसिडेंट है सीक्रेटली वो भारत में लैंड करता है। वो भी कब? जब भारत की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने डेवास्टेटिंग ड्रोन स्ट्राइक्स म्यांमार के अंदर किए थे, जहां पर पाकिस्तान के ऑपरेटिव्स, उनके लश्कर ए तौयबा के लोग बैठे हुए थे। हमने वहां पर बर्मा के जंगल्स में ड्रोन से अटैक किया, और उनको लास्ट ईयर, आपको याद होगा, हमने वहां पे तबाह कर दिया था सब कुछ। यानी कि आप विटनेस कर रहे हैं ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक ऑफ द लास्ट सेंचुरी, जहां पर कोई लेक्चर नहीं, कोई डिले नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जाओ ठोको और वापस आ जाओ। घर के अंदर अभिषेक बनर्जी जैसे लोगों को हम ठोक रहे हैं, और मोदी जी बाहर, उनको ठोका जा रहा है। अब डिकोड करते हैं जो ये ब्लड बात है आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में कर दिया। ये हुआ क्या है? शुरुआत करेंगे म्यांमार से। म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले मैं म्यांमार को ले रहा हूं। दोस्तों, म्यांमार अल्टीमेट एक बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है दुनिया के लिए। लिटरली वहां पर CIA, चाइना की इंटेलिजेंस और रॉ तीनों काम कर रही हैं एट द सेम टाइम। यानी कि ये एक 3 वे डेथ मैच है जो म्यांमार में खेला जा रहा है। क्यों खेला जा रहा है ये भी बताऊंगा आपको। और ये जो वॉर है जो 3 कंट्रीज खेल रही हैं, वहां पे रूल्स जीरो हैं। अब अमेरिका ने कुछ डर्टी गेम खेलने की कोशिश करी। आपको याद होगा कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, उसको सडनली गिरवाया गया। रीजन बीइंग अमेरिका को वहां पे सेंट मार्टिन आइलैंड वो चाहिए थे। लेकिन कभी आपने पूछा कि सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर करेंगे क्या? अब कई लोगों ने बोला, ये महान महान लोग हैं, कि वहां पर एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना था अमेरिका को। भैया, उनको कुछ नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था म्यांमार। क्योंकि म्यांमार को जिसने कंट्रोल कर लिया वो पूरे रीजन को वो कंट्रोल कर सकता है। शेख हसीना को मालूम था कि अमेरिका यहां पर जो म्यांमार का जो सी का पोर्ट है उसको लेना चाहता है, और वो नाक पे आके बैठ जाएगा बांग्लादेश के। शेख हसीना ने मना कर दिया, उसकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। लेकिन जो वॉशिंगटन है, उसके बाद जब उनके हाथ से बांग्लादेश निकल गया, उनको लगा कि मैं अपना स्टूज बढ़ा दूंगा, मोहम्मद यूनिस मेरे लिए को काम कर देगा। लेकिन वो मुसलमान निकला, उसने अल्लाह की झूठी कसमें खाई और अमेरिका को कोई काम उसने किया नहीं। तो वॉशिंगटन को लगा, यार वेस्ट बंगाल जो है ना, अब हम यहाँ पे जीत जाएंगे, ममता बानो जीत जाएगी और पूरी गेम को हम फ्लिप कर देंगे। लेकिन वो कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट कर दिया उन्होंने अमित शाह को, जो चाणक्य हैं, इलेक्शन जीतना जानते हैं, और हिंदुओं को, जो इकट्ठे होकर हमने सभी दुनिया की जो पॉलिसी थी वेस्ट बंगाल को, उसको फेल किया। अब बैकडाउन तो किया नहीं अमेरिका। उसके बाद क्या हुआ? हमने भी बैकडाउन नहीं किया, वो भी बैकडाउन नहीं कर रहे। हमने क्या किया? हमने वेस्ट बंगाल को जीत लिया। उसके बाद हमने कंट्रोल लिया अपने वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां पर CIA, ISI, चाइना, बांग्लादेश, इन सबको हमने हराया है। एंड टू मेक थिंग्स वर्स फॉर USA,
सोने पे सुहागा कहते होता है। म्यांमार का जो प्रेसिडेंट है मिंग ऑन्ग हाइंग, वो पहुंच गए हैं बिहार के अंदर, अभी अभी लैंड करे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उनकी पहली फॉरेन विजिट है जब से उन्होंने ऑफिस लिया है, और गए भी कहां हैं, बिहार के अंदर। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मीटिंग है जून 1 को, यानी कि परसों को। ये पता नहीं वीडियो आज लगेगी कल लगेगी, तो जून 1 को ये मीटिंग होने वाली है। जैसे ही म्यांमार का प्रेसिडेंट भारत में आया है, वेस्ट हैज गॉन फ्यूरियस। सीआईए स्टंड है कि यार पूरे दुनिया को छोड़कर म्यांमार का प्रेसिडेंट भारत में क्या कर रहा है, वो भी बिहार में। और वो दूसरा जो भारत है, भारत ने बोल दिया वी डोंट केयर यार। वेस्ट वाले अप्रूवल देते हैं म्यांमार का आना का, नहीं देते, बच्चों की तरह रोते हैं, रोने दो, हमें सानू फर्क नहीं पड़ता, आप रोते रहिए अपने घर में बैठकर, वैसे भी अब आपके रोने के दिन शुरू होने वाले हैं। ये भारत अमेरिका को बोल रहा है। दोस्तों, भारत को मालूम है कि जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं म्यांमार के अंदर। जो नया या नेक्स्ट जो ग्लोबल वॉर है वो मिडिल ईस्ट में नहीं लड़ा जाएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर एब्राहमिक अकॉर्ड ऑलरेडी साइन होने की फिराक में है, वो सारे आपस में मिलकर अपना मामला वो सॉल्व कर लेंगे। वैसे भी दुनिया ऑयल से बाहर जा रही है, मिडिल ईस्ट वालों की कोई औकात नहीं रहेगी पूरी दुनिया के अंदर। जो अगला वॉर है भारत को मालूम है वो ईस्ट में होगा, वो होगा जंगल्स ऑफ म्यांमार में, वो होगा थाईलैंड में, इंडोनेशिया में। इसीलिए ये सारी पावर्स इस एरिया में आकर इसको कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रही हैं। भारत को मालूम है कि जो कंट्री म्यांमार को कंट्रोल कर लेगा वो फ्यूचर ऑफ एशिया को कंट्रोल करेगा। अब म्यांमार में ऐसी क्या चीज है कि इतना इंपॉर्टेंट बन गए वो? उसका रीजन है कि उनके पास माइंस हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स उनके पास एस्ट्रोनॉमिकल प्रोपोर्शंस की उनके पास पड़ी हैं, और हर कंट्री चाहती है कि उन माइंस को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये माइंस फ्यूचर को कंट्रोल करेंगी या फ्यूचर को फंड करेंगी। चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है म्यांमार की मिलिट्री के साथ। इनको लगा कि उनकी मिलिट्री मेरे कंट्रोल में है, मैं पूरी कंट्री को मैं अपने कंट्रोल में कर सकता हूं, और अगर म्यांमार को कंट्रोल कर लिया तो इंडियन ओशन में उसको एक रास्ता मिल जाएगा जहां पर मलक्का स्ट्रेट को वो बाईपास कर सकता है, और भारत का जो नेवल रूट्स हैं उसको भी वो चोक कर सकता है। ये चाइना को लगा। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, इनके पैरों के नीचे से जो कारपेट होता है उसको खींच लिया, और इनका जो प्रेसिडेंट है वो नीचे गिर चुका है। दोस्तों, भारत ने क्या किया, हम एक अल्ट्रा सीक्रेट हाई स्टेक्स की डील म्यांमार के साथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमने म्यांमार की मिलिट्री, जो मिलिट्री जनता है उसको, और साथ में जो पावरफुल अराकान आर्मी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनको दोनों को इकट्ठा कर दिया। वो मीटिंग हो रही है भारत में, जहां पर हम उनको बोल रहे हैं कि यार तुम्हें फाइट करने की जरूरत क्या है, मिलके काम करो ना हमारे साथ, तुम्हारी भी बल्ले बल्ले हमारी भी बल्ले बल्ले। और भारत ने अगर ये नेगोशिएट इस बार जो मीटिंग है उसमें कर लिया, ये पीस टॉक्स करवा दी इनकी, तो होगा क्या, जो बांग्लादेश के पास जो चिटागोंग पोर्ट है उनका भी चिकन नेक है, एक चिटागोंग पोर्ट वाला, एक ही बेचारों के पास पोर्ट है 2% के लोगों के पास, वो डायरेक्टली भारत की सर्वेलेंस के अंदर आ जाएगा। और जो अराकान आर्मी है वो तो वैसे भी भारत की भाषा बोलते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, और उन्होंने बोल दिया कि हमारा जो एरिया जहाँ पे वो फाइटिंग कर रहे हैं वो सारा भारत के साथ मिलाने के लिए तैयार भी है। इसका मतलब है कि जो चाइना के जो एम्बिशंस थे, अगर अराकान आर्मी और उनका प्रेसिडेंट भारत के साथ हाथ मिला लेता है तो चाइना के सारे एम्बिशंस वो हमने जीरो कर दिए। हमने क्या किया, चाइना की नज़र है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, हमने उसको भी प्रोटेक्ट कर लिया, नागालैंड को प्रोटेक्ट कर लिया, मणिपुर को कर लिया, जो वहाँ पर ये सारा का सारा जो स्यापा है ड्रग्स का, उसको हमने नलीफाई कर दिया, और साथ में एक फोर्ट्रेस खड़ा कर दिया जो मिजोरम को भी बचाएगा, और मिजोरम को एक्सपैंड करने का काम भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। सिर्फ म्यांमार और अराकान आर्मी को जोड़ना है, उसी के लिए प्रेसिडेंट भारत में दोस्तों, भारत क्या कर रहा है? भारत सिर्फ इंश्योर कर रहा है कि कहीं हमारे ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर दोबारा से ईस्टर्न पाकिस्तान खड़ा ना हो जाए, इसलिए म्यांमार को टैकल करना वो जरूरी है।